तो शुरुआत में जब ये पोटेंशियल कौन सा वी बी बी प्लस वी आई स्मॉलर देन बैरियर पोटेंशियल ऑफ जंक्शन ऑफ बेस एमिटर, उस समय आई वी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और आई वी की वैल्यू 0 होगी मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, आईसी की वैल्यू भी 0 होगी एंड आई ई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इधर है वी आउट जो इसके क्रॉस लेना है, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हम वी आउट, या चलो यही वी आउट है हमारा, वी आउट लेना है, और ये वी इनपुट लेना है। तो जब उसकी वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे जो क्रॉस आएगा वो वीसीसी आ जाएगा, मतलब ये पोटेंशियल की वैल्यू वीसीसी हो जाएगी। ये सपोज करो यहाँ पे 10 वोल्ट था, बैटरी मैंने 2 वोल्ट का लगाया हुआ है और ये शुरू में 0 है। तो जब तक इसकी पोटेंशियल वी आई की पोटेंशियल 8 वोल्ट नहीं पहुंचती तब तक सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट नहीं होगा। मतलब जब तक यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर 10 वोल्ट के बराबर ये दोनों मिला के अपनी एनर्जी ना दे दे तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा। मतलब 0 से लेके मान लो 8 वोल्ट तक यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो वीसीसी के ही इक्वल होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अब सपोज करो इसकी पोटेंशियल बढ़ के 8 से फिर 9, 9 से 10, 10 से 11 ऐसे बढ़नी स्टार्ट हुई, तो फिर सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं, बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे डेल इसमें वी आई में, जैसे मान लो वी आई की वैल्यू कितनी थी, 8 वोल्ट थी, वहां करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वी आई की वैल्यू मैं अगर 9 वोल्ट कर दूं वी आई की वैल्यू अगर मैं 9 वोल्ट कर दूं, और ये वीसीसी क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर का होता है। मान लो इसको हम 1000 वोल्ट लिए हुए, इसको 1000 वोल्ट लिए हुए, तो वी आई की वैल्यू अगर मैं 9 वोल्ट कर दूं तो वी आई में स्मॉल चेंज हुआ या लार्ज चेंज हुआ? वी आई में स्मॉल चेंज या लार्ज चेंज? पहले 8 वोल्ट पे था, फिर मैंने 9 वोल्ट कर दिया तो 1 वोल्ट का ही चेंज हुआ ना, कि नहीं? यस सर, स्मॉल ही। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आईबी जो होगा वो स्मॉलली चेंज होगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आईबी में स्मॉल चेंज होगा ना, कि 1 वोल्ट के बराबर करंट चेंज होगा। और याद करो कि आईबी में जब स्मॉल चेंज होता है, आईबी में जब स्मॉल चेंज होता है, आईबी में जब स्मॉल चेंज आईबी में, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आईसी में स्मॉल चेंज होता है कि लार्ज चेंज होता है? लार्ज। लार्ज चेंज। और आईसी में जब बहुत ज्यादा चेंज होगा, आईसी में जब बहुत ज्यादा चेंज होगा तो इसके अक्रॉस जो हमारा वी आउट है या जो वी सीई है, ये हमारा क्या है, वी आउट है, वो लिखे हो वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, ऐसे लिखे हो ना। तो देखो ऑलरेडी यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, जैसे अभी तक क्वेश्चन बनाया उसमें अगर 100 ओम है तो आरसी की वैल्यू कितनी होती है, अगर 10 के ओम ले लेते हैं मतलब कि 10,000 ओम ले लेते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे आरसी की वैल्यू ज्यादा है, आरसी और आउटपुट या आरसी वैल्यू ज्यादा है। और आईसी में भी क्या होता है, आईसी में बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप तुमको मिलेगा वो 1 वोल्ट के क्रॉसपॉन्डिंग बहुत ज्यादा मिलेगा या बहुत कम मिलेगा? यहाँ जो पोटेंशियल में स्मॉल चेंज करोगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग तुमको आउटपुट पोटेंशियल में बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा या बहुत कम चेंज मिलेगा? बहुत ज्यादा मिला। बहुत ज्यादा मिलेगा, और वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ जो हम ग्राफ बनाएंगे फर्दर इसके बाद, कि मान लो यहाँ तक हम वी नॉट को चेंज किए हैं, तो यहाँ तक जो है इसमें पोटेंशियल में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, तो वो ग्राफ कुछ स्ट्रेट ऐसे आ जाएगा। देख सकते हो कि अगर यहाँ से यहाँ मैंने वी की वैल्यू क्या की, चेंज कर दी, यहाँ से यहाँ अगर मैंने v की वैल्यू चेंज कर दी वी आई, अगर मैंने यहाँ पे डेल वी आई किया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ जो चेंज आएगा दैट इज डेल्टा वी आउटपुट में जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा। तभी तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लीफिकेशन इन क्या लिखते हैं,
एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज जो लिखते हैं, जो कि डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी आई जो आता है, वो क्या आता है, काफी ज्यादा आ जाता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से चलेगा। अब ये बताओ कि यहाँ पे जब हम वी आई में चेंज करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आई भी चेंज होगा, और आई भी चेंज होगा तो आई सी चेंज होगा। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का एक मैक्सिमम लिमिट होगा ना, कि इतना ही तक इनपुट वोल्टेज देंगे जिसके क्रॉसपॉन्डिंग आईसी की मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी, और तब जाके पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ पे है ये, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा। उस समय में आईसी की जितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होनी चुकी होगी, हो चुकी होगी, अब उससे ज्यादा आईसी नहीं बढ़ सकता, मतलब उससे ज्यादा एम्प्लीफिकेशन नहीं मिल सकता। तो यहाँ जो एम्प्लीफिकेशन है वो कौन दे रहा है, एम्प्लीफिकेशन तुमको मेनली यही आईसी में जो इंक्रीमेंट हो रही है वो दे रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा। कौन सा चेंज इन पोटेंशियल जो है वो पैरेलल टू वीआई हो जाएगा, कि वीआई में तो कुछ भी चेंज करो, वीआई में कुछ भी चेंज करो, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद मतलब ये वैल्यू जो घट के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ जाएगी, उसके बाद तुम कुछ भी चेंज करोगे उसमें ये सेचुरेट हो जाएगा। समझ में आया ये ग्राफ की नहीं? इनपुट और आउटपुट यस कैसे वैरी करेंगे, तो मैं उसको फिर से यहाँ बना देता हूँ, फिर से यहाँ बना देता हूँ। ध्यान रखना इसमें, एम्पलीफायर का इनपुट आउटपुट पोटेंशियल का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है कि शुरुआत में ये स्ट्रेट रहेगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर ये सेचुरेट हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है यहाँ पे, यहाँ जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, इसका अगर स्लोप तुमसे पूछे, स्लोप, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये V आउटपुट है और ये V इनपुट है। स्लोप मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना दो, ये वैल्यू निकाल लो, ये है डेल्टा V आउटपुट, एंड ये है यहाँ से ये वैल्यू डेल्टा V इनपुट। तो स्लोप निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप निगेटिव, ध्यान देना निगेटिव, निगेटिव होगा। और ये डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी इनपुट निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव ये बता रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल इनपुट एंड चेंज इन पोटेंशियल आउटपुट ये आउट ऑफ फेज है, मतलब इन दोनों के फेज का डिफरेंस पाई है। अगर इनपुट पोटेंशियल चेंज इस तरीके से हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट पोटेंशियल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट पोटेंशियल है चेंज ज्यादा लेता है, मतलब कि यहाँ पे चेंज मान लो ये इसमें 0 चेंज है तो इसमें 0 है, लेकिन जब ये मैक्सिमम वैल्यू अप में जाता है तो ये अपने दूसरे तरफ मतलब जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जाता है, इस तरीके की चीज बता रहा है। और ये आउट ऑफ फेज है और एम्प्लीफिकेशन साथ में कर रहा है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये V इनपुट का चेंज हो जाएगा समय के साथ, ये V आउटपुट का हो जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा और ये बताएगा कि हाँ एम्प्लीफिकेशन जो हो रहा है आउट ऑफ फेज हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन में जो आउटपुट और इनपुट पोटेंशियल है उसके बीच का पाई का डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट और आउटपुट पोटेंशियल का। एक बार बता दिए थे हम लोग किसका, 2 कर्व और बताए तुमको, एक बताए थे इस तरह का ग्राफ बताए होंगे, याद है, इस तरह का, ये किसका किसके किसके बीच का ग्राफ था, ये एक इस तरह का ग्राफ बताए होंगे और एक इस तरह का ग्राफ बताए होंगे, ये दोनों किसके किसके बीच का था, यहाँ किसके किसके बीच का था ग्राफ, फर्स्ट वाला ग्राफ किसके किसके बीच का, IB और VB, IB एंड VB नहीं, VBE, जो कि VB तो फिक्स होता है, IB और इसके बीच का पोटेंशियल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो भी है, पोटेंशियल किया था ना VBE, ये चेंज हो रहा होता है ना, क्योंकि VI चेंज हो रहा होता है, ये चेंज हो रहा होता है, तो IB और VB का दो या IB और क्या कर दो VI भी कर सकते हो। और ये ग्राफ कौन सा होता है, ये होता है IC और कौन सा VCE या V आउटपुट कह दो। ये जो ग्राफ बनाते हैं उसमें हम लोग जो IC की वैल्यू या कह लो
आईसी की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं कि नहीं रखते हैं इसमें? आईबी वर्सेस वीवी का ग्राफ बनाएंगे, उसमें आईसी कांस्टेंट होगा, और आईसी वर्सेस वीसी का ग्राफ बनाएंगे, उसमें आईबी कांस्टेंट होगा। और ये है इनपुट और आउटपुट का ग्राफ, ये इनपुट और आउटपुट का ग्राफ। इसमें आईबी भी चेंज हो रहा होगा और आईसी भी चेंज हो रहा होगा। क्लियर है ये? बोलो। Yes. अब इसमें अलग अलग रीजन होता है। देखो ये जो रीजन है ना, जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं इस ग्राफ का। ये रीजन जो होता है जहां पे करंट चेंज हो रहा है, जहां पे स्लोप डिक्रीजिंग है, इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन, यहाँ पे चीजें सेचुरेट हो जाती है। ये किसका होता है? ये एम्पलीफायर का होता है। ग्राफ भी अगर पूछेगा तो उसमें पहचान में आना चाहिए, ये एम्पलीफायर का आउटपुट और इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। ये जो नीचे लिखा गया है ये एम्पलीफायर का इनपुट करंट और इनपुट पोटेंशियल का कर्व होता है, और ये आउटपुट करंट एंड आउटपुट पोटेंशियल का कर्व होता है। ये चीज क्लियर है? अब इसमें हम दो तीन ग्राफ दे रहे हैं, इसमें दो तीन ग्राफ दे रहे हैं, तुमको इसे पहचान के बताना है। एक ग्राफ, दो ही ग्राफ देते हैं। ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2, किस ग्राफ में सेचुरेशन जल्दी आ जाएगा? किस ग्राफ में सेचुरेशन जल्दी आ जाएगा, 1 में कि 2 में? 2 में। 2 में। 2 में। ठीक है, मतलब 2 ग्राफ जो है उसमें कह सकते हो कि यहां से जैसे मान लो वी आई इधर है और वी आउटपुट इधर है, ये 0 है, ये मान लो 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 0 है, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और ये जो है 15 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम इस एक्टिव रीजन को काफी कम कर दें, जैसे मान लो एक्टिव रीजन जो था इस केस में कितना बड़ा था, इस एक्टिव रीजन को हम काफी कम कर दें, इस एक्टिव रीजन को हम ऐसे कर दें, बिल्कुल ऐसे कर दें, और फिर तुरंत सेचुरेशन ले आए, तुरंत क्या कर दें, सेचुरेशन ले आए, तो उस केस में ये एम्पलीफायर स्विच की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? हमारा जो स्विच होता है वो स्विच कैसे काम करता है? जो भी हम बल्ब या पंखा के लिए स्विच लगाते हैं, तो एक स्टेट होता है जिसमें मान लो क्या रहता है, ऑफ रहता है कि नहीं रहता है? एक स्टेट में ऑफ रहता है, और दूसरे स्टेट में अचानक से उसकी जो लाइट है वो 0 से सीधे मैक्सिमम पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? बोलो। स्विच को ऑफ स्टेट में रखने समय में लाइट 0 इंटेंसिटी की होती है, लेकिन जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं तो अगले ही क्षण वो 0 से जो उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मान लो 100 की इंटेंसिटी है, तो उस इंटेंसिटी को लेने में वो समय लेता है कि यह सीधे जंप कर जाता है यहां से यहां तक, सीधे जंप कर जाता है सीधे। इसका मतलब स्विच जो होगा वो एम्पलीफायर जैसा ही है, लेकिन उसमें एम्पलीफिकेशन में समय लगता है, वो एम्पलीफिकेशन इंस्टेंट एम्पलीफिकेशन। उसमें जो ट्रांजिस्टर है वो अपने कट ऑफ स्टेट पे, जो उसका सैचुरेटेड स्टेट है, उसमें आने में काफी समय लेता है, या फिर ग्रेजुअली हर एक वैल्यू लेके जाता है कि सीधे जंप कर जाता है। बोलो। जंप कर जाता जंप कर जाता है। तो अगर हम कोई ऐसा ट्रांजिस्टर डिजाइन कर दें, अगर हम कोई ऐसा ट्रांजिस्टर डिजाइन कर दें जो कि क्या करे, जो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक क्या रहे, कट ऑफ स्टेट पर है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक 10 वोल्ट तक कट ऑफ स्टेट पर है, लेकिन
जैसे ही मैं 10 वोल्ट से वहां पे कुछ ज्यादा वोल्टेज दूं, जैसे मान लो 10.5 वोल्टेज दूं, वो सीधे अपने सैचुरेशन रीजन में चला। ऐसा ट्रांजिस्टर डिजाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यूनिंग करके हम ऐसा ट्रांजिस्टर बना सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, जैसे 10 वोल्ट तक वो कट ऑफ स्टेट में है, लेकिन हल्का सा जो उससे वोल्टेज बढ़ाएं, हल्का सा वोल्टेज बढ़ाएं तो सीधे क्या चला जाए, वो सीधे अपने सैचुरेशन रीजन में चला जाए। तो अगर ट्रांजिस्टर को इस तरीके से बनाते हैं जिसमें उसका एक्टिव स्टेट नहीं होता है, तो उसी ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें एक्टिव स्टेट होता है, मतलब कि उसमें वो इस तरीके से ट्यूनिंग करेंगे, वो ग्रेजुअली अपना सैचुरेशन स्टेट अचीव करे, तो उसको हम एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सेम ट्रांजिस्टर को स्विच भी बनाया जा सकता है, एम्पलीफायर बना सकता है, उसका ट्यूनिंग करके और पोटेंशियल की कंडीशन डाल के। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर स्विच का पूछा जाए तो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर स्विच का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, तो उसका एक्टिव स्टेट और नेक्स्ट जंप करके वो सिचुएशन स्टेट, फिर एक्टिव स्टेट नेक्स्ट जंप करके सिचुएशन स्टेट, ऐसे चला जाएगा। समझ में आया? स्विच एंड एम्पलीफायर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब जो है तुम्हारा सेमीकंडक्टर कंप्लीटली खत्म। सेमीकंडक्टर ईच एंड एवरी टॉपिक काफी डिटेल में मैंने करा दिया। यस। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक का। सारे फॉर्मूले, सारे ग्राफ, है ना, मतलब जो हटा भी दिया गया था कि होगा या नहीं होगा, उसका था कि, तो हर एक चीज मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट तुम्हारा इसमें बच जाता है एक है एरर प्लस वर्नियर मेजरमेंट है, वर्नियर नियर कैलिपर है, कैलिपर एंड स्क्रू गॉज है। तो अपने से इसके बारे में पढ़े हो या बिल्कुल इसमें कुछ नहीं पता है? इसमें कुछ नहीं पता है या हल्का फुल्का पता है इसके बारे में? हल्का फुल्का पता है ना, एरर वर्नियर कैपिलर से पता है कि नहीं पता है? क्योंकि ये सब चीज बता देते हैं। अब ये जो पढ़ा, देखो सीबीएसई का सिलेबस कब तक खत्म हो चुका है? सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस जो है ना बिल्कुल हो चुका है। उसमें ये ट्रांजिस्टर वगैरह तो कुछ है ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन थ्योरी है ही नहीं, और ये वर्नियर कैपिलर वगैरह कैलिपर जो है वो सब तो तुम्हारा एलिमेंट का पार्ट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट है। तो प्लस बोर्ड का सिलेबस कब तक खत्म हो चुका है? बोर्ड की वो मार्च से पहले के। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें जो गिने चुने टॉपिक बच गए ना, जिसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है वो करा। इसमें एक तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट है, वो तो स्वप्निल सर करा ही दिए होंगे, उसको हमें कहने की जरूरत नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर जनरली नहीं कोई कराता है, उसे केमिस्ट्री में काफी अच्छे से कर लिया जाए, और एटम भी और केमिस्ट्री में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली पार्ट है। तो इसमें हम क्या कराएंगे, इसमें डिटेल नहीं कराएंगे, इसमें एक फॉर्मूला ओवरव्यू पहले करा देंगे, क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अगर तुम लोग वो फॉर्मूला जानते हो तो बस उतना ही जानना है, उस पर खाली हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। और नहीं, अगर जो फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है, जिस फॉर्मूला के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर हम उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। ये हो गया कम्युनिकेशन थ्योरी इसमें है कि वो सिलेबस में है या नहीं है, ये क्लियर नहीं है। कम्युनिकेशन थ्योरी, इस बार कम्युनिकेशन थ्योरी से क्वेश्चन था क्या इस बार आईटी एग्जाम में? यस सर। यस सर था। कम्युनिकेशन थ्योरी का था। यस सर। कौन सा क्वेश्चन किस तरह का था? सर सब शिफ्ट में नहीं था, सिर्फ एक में था सर। तो एक में, ओके ठीक है। तो कम्युनिकेशन थ्योरी भी है उसमें, तो फिर एक हम कम्युनिकेशन थ्योरी करा देंगे, छोटा सा है ये, कम्युनिकेशन थ्योरी करा देंगे। तो पहले हम इसमें आप देखो, ये बता दो क्लियरली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल और एटम के क्वेश्चन बना लेते हो कि इसमें दिक्कत होती है? सो हो जाता है, बस एक दो टॉपिक है, वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो जो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना था, ऐसा कुछ। रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो तो इससे है ना, वो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। इससे तो उसी से आया था क्वेश्चन।
हाँ तो रिक्वायर Atom वेलोसिटी का, हाँ तो देखो तो वो तो जो मैकेनिक्स में कराए थे तो उसको अलग से नहीं कराया जाता है। जो मैकेनिक्स में कराया था ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम